हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। इनमें से फर्स्ट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। ये 10th में आपने पढ़ी हुई है एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन। एस्टर कैसे बनते हैं? जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो दोनों में से एक H2O मतलब अल्कोहल का H जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाएगा। इस तरह से H2O उसमें से रिमूव होता है और ईस्टर बनते हैं इसमें। तो जनरल रिएक्शन हम बता रहे हैं आपको एस्टरिफिकेशन की। यहाँ क्या होता है? ROH या फिर AROH। AR मतलब एराइल OH या फिर अल्काइल OH। ठीक है, अल्काइल OH होगा तो उसको हम कहेंगे अल्कोहल, एराइल OH होगा तो उसी को हम कहेंगे फिनॉल। अल्कोहल हो या फिनॉल हो, ये कॉमन रिएक्शन है। स्केलेटन रिएक्शन, कॉमन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत काम की होती हैं। एक रिएक्शन से हम 50 रिएक्शन बना सकते हैं। तो हमें हमेशा एक जनरल रिएक्शन याद करनी चाहिए और उसको अच्छे से समझना चाहिए, जिससे कि किसी भी कंडीशन में हम उससे रिएक्शन दूसरी फ्रेम कर सकें। ठीक है ना? तो ये प्लस रिएक्शन इसकी किससे होगी? एक्चुअल में जो CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड से होगी। तो हम अपना प्रोडक्ट बनाने की सुविधा के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको पलट करके लिख रहे हैं। आपको जब हैबिट हो जाएगी तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, मतलब ऐसे पलट के लिखने की जरूरत नहीं है। आपने ये देखा कि अल्कोहल का H जाएगा और इसका OH जाएगा और रिएक्शन ऐसे होगी, आप तुरंत लिख लेंगे। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे पलट करके लिख रहे हैं। पलट दिया, ठीक है, जिससे हमें आसानी हो जाए प्रोडक्ट बनाने में, क्योंकि अल्कोहल का H और एसिड का OH ये जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये जो रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ H+, एसिड की प्रेजेंस में ये एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन होती है। तो बनेगा क्या? AR या RO देन ये CO एंड ये CH3। ठीक है, प्लस क्या जाएगा? OH और H यानी H2O। ये H2O में H वहां से है, कहाँ से है? अल्कोहल से, और जो OH है H2O का ये यहाँ से। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप डायरेक्ट H2O ऐसे लिख देंगे। फिलहाल मैं समझने के लिए कि यहाँ से H और यहाँ से OH निकलता है, ये जो बनता है कंपाउंड, ये कहलाता है ईस्टर। क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि व्हाई इट इज एसेंशियल टू रिमूव H2O इमीडिएटली आफ्टर फॉर्मेशन इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन में H2O को रिमूव करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम H2O को रिमूव नहीं करेंगे तो एस्टरिफिकेशन रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगेन ईस्टर की पानी से रिएक्शन हो जाएगी और हाइड्रोलिसिस होकर के फिर से यही रिएक्टेंट मिल जाएंगे। तो टू प्रोसीड द रिएक्शन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड या टू प्रोड्यूस मोर ईस्टर, ज्यादा ईस्टर बने, इसके लिए क्या कंडीशन होगी कि H2O को रिमूव करते जाएं। अगर H2O को रिमूव करते जाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस नहीं जाएगी, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर नहीं होगा। ठीक है, अभी अगर हम इसको पर्टिकुलर, कई बच्चों को ये ARROH ऐसा लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए पर्टिकुलर भी एक बार लिख करके बता दे रहे हैं कि AROH का मतलब क्या हुआ। AR का मतलब कोई भी एराइल ग्रुप और उस पर अगर क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, ये इस तरह से, प्लस कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी हो सकता है, CH3, CH2, COOH हो सकता है। ये H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो -H2O निकलेगा, अल्कोहल का H और एसिड का OH ये बाहर निकलेगा और बाकी ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ जाएगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा
CO CH2 CH3, ये बन गया ईस्टर। ठीक है, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में ये है एक्चुअल प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। यहाँ पर क्या होता है कि जो साइनाइड होते हैं, अल्काइल साइनाइड, उनका रिडक्शन किया जाता है और वो इमाइन में बदलते हैं, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस से हम बना लेते हैं एल्डिहाइड। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्टीफन रिएक्शन। So what in the Stephen reaction, nitriles are reduced to imine in presence of stannous chloride यहाँ पर हम लिख सकते हैं इमाइन बाय stannous chloride in presence of HCl। ठीक है, जो ये इंटरमीडिएट इमाइन बनता है ये ऑन हाइड्रोलिसिस, द इमाइन on hydrolysis produce aldehyde। इस रिएक्शन को हम कहते हैं स्टीफन रिएक्शन। तो रिएक्शन होगी कैसे, हम आप बता रहे हैं आपको। RCl plus SnCl2 plus HCl, तो यहाँ बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH। ये ऑन हाइड्रोलिसिस यानी H3O प्लस की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा RCHO। ये ध्यान रखिएगा, जितना इधर अल्काइल मतलब एल्केन पार्ट है, अल्काइल पार्ट में जितने कार्बन हैं उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बना है। ये ध्यान रखेंगे, कार्बन की संख्या कम या ज्यादा नहीं है, उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बना है, बस यही ध्यान रखना है आपको। दिस इज द स्टीफन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है यहाँ पर जो कि इसको हम कहते हैं दीबाल एच। दीबाल एच रिएक्शन नहीं है, कोई नेम रिएक्शन नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि दीबाल एच कोई नेम रिएक्शन है। दीबाल एच ऐसे ही नॉर्मल रिएक्शन है जिसमें कि साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, और जैसे कि स्टीफन रिएक्शन में साइनाइड को यानी नाइट्राइल ग्रुप को रिड्यूस किया था आपने SnCl2HCl से, यहाँ दीबाल एच यूज करके, दीबाल एच एक रिजेंट है एक्चुअल में, दीबाल एच क्या है, एक रिजेंट है, इसके प्रेजेंस में इसको यूज करके हम अल्काइल साइनाइड को यानी नाइट्राइल ग्रुप को हम इमाइन में कन्वर्ट करते हैं। इमाइन ऑन हाइड्रोलिसिस अगेन प्रोड्यूस एल्डिहाइड। सो दिस रिएक्शन हम अपने मन से इसको नाम दे रहे हैं दीबाल एच रिएक्शन।
दीबाल एच रिएक्शन याद करने में आसान रहता है, इसलिए दीबाल एच नाम से मैं लिख रही हूँ, बट एक्चुअल में इट इज नॉट ए नेम रिएक्शन, ठीक है ना। दीबाल एच कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये किसी की कोई नेम रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ रिजेंट का नाम है, ठीक है ना। तो दीबाल एच, ये हम अपनी सुविधा के लिए इसको लिख रहे हैं, है ना, दीबाल एच रिएक्शन, ठीक है। ये आपकी थर्ड रिएक्शन है ना। एक फर्स्ट वाली थी, देन एस्टरिफिकेशन, देन सेकंड स्टीफन हो गई, एंड देन थर्ड हो गई आपकी दीबाल एच। अब दीबाल एच का मतलब क्या होता है, डाई आइसो ब्यूटाइल, डाई आइसो और बी फॉर ब्यूटाइल और एल फॉर एल्यूमिनियम एंड एच फॉर हाइड्राइड। मतलब इस रिजेंट का उपयोग करके हम RCN को कन्वर्ट करते हैं CHNH में, रिडक्शन करते हैं CN का। यहाँ पर भी देखिए ये FeCl2 और HCl क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ भी काम आएंगे और दूसरी जगह भी इनका काम क्या है, हाइड्रोजन देना। इन्होंने हाइड्रोजन दिया तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया और ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये दीबाल एच जो रिजेंट है यानी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका काम भी यही है, ये भी हाइड्रोजन देने का काम करता है। और तो चलिए RCN प्लस, फर्स्ट स्टेप में हम लिख देते हैं यहाँ पर ALHIBU होल ट्वाइस, IBU होल ट्वाइस, ठीक है ना। डाई होल ट्वाइस है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका ये केमिकल फॉर्मूला शॉर्ट में डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसी को हम कहते हैं दीबाल, शॉर्ट में इसको बोल दिया दीबाल। सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होती है। यहाँ पे आपको ध्यान, वहाँ पे H3O प्लस है यहाँ, लेकिन यहाँ पर H2O है सेकंड स्टेप में, बस यही ध्यान रखना है, वहाँ पर H3O प्लस था, बनेगा क्या, वही RCHO। अगर आप इसको देखिए, कितना भी बड़ी अल्काइल पार्ट होगा लेकिन रिएक्शन यहाँ होगी। सपोज इसी रिएक्शन को आपको 2 स्टेप में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे कोई अल्काइल पार्ट बड़ा ले लिया, सपोज हमने ले लिया CH3, CH2, 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 CH, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना, CH2 ऐसे ले लिया। पर रिएक्शन कहाँ होगी, रिएक्शन अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कि एरो पर जो रिजेंट यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है ALHIBU होल ट्वाइस, ऐसा लिखा हुआ मिल गया आपको, या ऐसा ना लिखा हुआ मिला तो ऐसा भी लिखा मिल सकता है, दीबाल एच, ये भी लिखा मिल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दीबाल एच का मतलब ये है, इसका काम क्या है, CN को H2 प्रोवाइड कराना, तो CN को CHNH में बदलेगा बस। तो ये क्या हो जाएगा, CH3, CH2, 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 कितने कार्बन थे यहाँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन, देन CN से क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है ना। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करवाएंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, यानी H2O से रिएक्शन करवाएंगे। तो H2O से रिएक्शन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, CH3, CH2, 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 CH, काउंट भी कर लीजिए, जितने कार्बन यहाँ से लेकर के चले थे उतने ही कार्बन यहाँ पर हैं। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में लिख दी। अगर एक स्टेप में रिएक्शन लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप काहे में यूज कर रहे हैं। अगर कन्वर्जन में यूज कर रहे हैं तो ऐसे 2 स्टेप एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर आपको कन्वर्जन में ही इसको यूज करनी होगी। देन नेक्स्ट वन है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है CHO में,
यानी बेंजीन के ऊपर अगर अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो CH3 ग्रुप अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करेंगे तो वो सीधा सीधा COOH में बदलेगा। लेकिन अगर हमें CH3 को CHO में बदलना है तो हम ऐसी एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। इसमें जो क्रोमिल क्लोराइड लेते हैं वो CH3 को इस तरह से ऑक्सीडाइज करता है कि C जो इंटरमीडिएट बनाता है वो इंटरमीडिएट फर्दर उसके और ऑक्सीडेशन को रोकता है और उसको CHO में कन्वर्ट कर देता है। तो इटार्ड रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्काइल ग्रुप इनटू CHO। ठीक है ना। तो चलिए come to the next, it is the Itard reaction. एस्टरिफिकेशन, स्टीफन एंड डिबालेस यानी 3 रिएक्शन आपने पढ़ी है। ये है आपके नंबर 4। आज की रिएक्शन में नंबर 4 है। ठीक है। अभी हम आपको एक बाइफर्केट करके देंगे कि हर दिन ये सारी रिएक्शन को इस तरह से डिवाइड करेंगे कि हर दिन आपके हिस्से में 10 रिएक्शन आए तो आपको 10 रिएक्शन रोज हमें लिख करके बतानी है। ठीक है। 10 या 15 जितनी भी होंगी, ये जितनी भी रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं ये सारी रिएक्शन को इस हिसाब से डिवाइड करना है कि ये मीन्स मंडे से लेकर के सैटरडे तक में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है ना। तो हर दिन मंडे वाली रिएक्शन, ट्यूसडे, इस तरह से आपको वो रिएक्शन हमें लिख करके भेज देंगे। तो इटार्ड रिएक्शन क्या होती है? इटार्ड रिएक्शन में टॉल्यूल, ये CH3 ग्रुप है और यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड से। प्लस CrO2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2। तो एक इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पर इस तरह से। 2 H यहाँ से चले जाते हैं, एक CH रह जाता है और फिर यहाँ पे रह जाएगा, ये O यहाँ ना लगा करके इधर लगा दें, एक O यहाँ से निकालें और यहाँ लगा दें और उसका हम होल ट्वाइस कर दें, यानी OCrOH। ये है ना, यहाँ का एक O निकालो और यहाँ लगा दिया OCrO। अब यहाँ पे जो H की O निकाला था उसकी जगह खाली हो गई, उस जगह हम यहाँ पे से जो 2 H निकले उस एक H को लगा दें। ये हम सिर्फ आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, मेमोरी एड बता रहे हैं याद करने की। ठीक है। जो 2 H निकले थे वो एक H यहाँ लगा दिया और फिर ये पूरा ऐसे ही HCl2। कोई दिक्कत? देखिए क्रोम, ये इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो इसके 2 H निकाल के अलग रख दिए। फिर CrO2 Cl2 का क्या किया, यहाँ पे जो जगह 2 H की खाली हुई थी वहां पे इनको अटैच किया, एक O इसका निकाल के इधर रखा, OCrO। अब एक ऑक्सीजन की जो जगह खाली हुई वहां पे हमने H घुसा दिया और Cl2 लिख दिया। तो ये इंटरमीडिएट बन गया। इसका हम क्या कर दें, यहाँ पे होल ट्वाइस कर दें। तो जो दो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले थे वो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए। ठीक है। यानी इन दोनों, इसका और इसका, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया, एडिशन प्रोडक्ट बन गया एक तरीके से, आप ये समझिए। ठीक है। इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसी से, इस तरह से आप याद रखिएगा इसको तो भूलते नहीं है। देन नेक्स्ट क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे H3O+ से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में।
इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई टार्ट रिएक्शन। द नेक्स्ट रिएक्शन है गैटरमैन-कोच सिंथेसिस रिएक्शन। कोच सिंथेसिस कहें या फिर हम इसको कहें रिएक्शन। ठीक है, गैटरमैन कोच सिंथेसिस में तो एल्डिहाइड बनता है। एक आपने और गैटरमैन रिएक्शन पढ़ी है जो मैंने आपको सैंडमेयर रिएक्शन के साथ याद करवाई थी। मैंने कहा था सैंडमेयर के एक भाई हैं जो गटर में रहते हैं, उनका नाम मैंने बताया था गटरमैन रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन, उन दोनों में क्या होता है, उन दोनों में डायज़ोनियम क्लोराइड से हैलोजन प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि बेंजीन का क्लोरोबेंजीन, हेलोबेंजीन यानी साइनोबेंजीन, इस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं डायज़ोनियम क्लोराइड से। किसमें, सैंडमेयर रिएक्शन में या गटरमैन रिएक्शन में। ये क्या रिएक्शन है, इसमें थोड़ा ही सा अंतर है, डोंट बी कंफ्यूज। ये सैंडमेयर के भाई नहीं है, क्योंकि सैंडमेयर और गटरमैन रिएक्शन एक जैसी है, क्योंकि उनमें प्रोडक्ट एक जैसे बन रहे थे, रिजेंट भी लगभग एक जैसे यूज हो रहे हैं। ये गटरमैन कोच सिंथेसिस है फॉर एल्डिहाइड, हमेशा याद रखिए, फॉर एल्डिहाइड। कहीं कहीं पर वैसे इसको इसी नाम से जानते हैं, गटरमैन कोच सिंथेसिस। गटरमैन नहीं बोलते हैं, एक्चुअली गैटरमैन है, गैटरमैन कोच सिंथेसिस। ठीक है ना, गैटरमैन कोच सिंथेसिस फॉर एल्डिहाइड्स प्रिपरेशन। तो आपको हमेशा याद रहेगा सैंडमेयर के साथ गैटरमैन रिएक्शन है, और ये गैटरमैन कोच भी लगा है इसके साथ में। ठीक है, गैटरमैन कोच है तो उससे एल्डिहाइड बनेगा, याद रखना। और यहाँ पे डायज़ोनियम साल्ट का कोई काम नहीं है। तो गैटरमैन कोच सिंथेसिस में होता क्या है, बेंजीन या उसके कोई भी डेरिवेटिव कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, तो गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या हो गई, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव is treated with carbon monoxide in presence of HCl. Carbon monoxide and HCl in presence of anhydrous AlCl3. In presence of anhydrous AlCl3 या CuCl. ठीक है, to produce एल्डिहाइड। यानी उस एल्डिहाइड में कितने कार्बन होंगे, जितना बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव में होगा क्या, कार्बन की संख्या उतनी। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, C और O बराबर क्या बनाएंगे, प्लस HCl, एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl, दोनों में से कोई भी एक ले लेंगे तो बन जाएगा CH। ठीक है, दिस इज द मस्ट याद रखिए, कन्वर्जन में अगर हमें टॉल्वी मीन्स बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, यानी बेंजीन के ऊपर अगर हमें CHO ग्रुप इंसर्ट करना है,
तो बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप इंसर्ट करने के लिए हम पहले बेंजीन का एल्काइलेशन करा दें, और एल्काइलेशन कराने के बाद उसका हम चाहे इटार्ड रिएक्शन से चाहे गेटरमैन कोच सिंथेसिस से एल्डिहाइड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एल्काइलेशन बेंजीन से रिलेटेड जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है यानी कि कन्वर्जन है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यूज है उसका। एल्काइलेशन मतलब CH3 ग्रुप इंसर्ट करने के लिए। तो फिर CH3 ग्रुप के ऑक्सीडेशन से हम उसको एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर CH3 ग्रुप को हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन कन्वर्जन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्काइल बेंजीन को एल्डिहाइड में बदलने के लिए या CH3 ग्रुप को CHO में बदलने के लिए। ठीक है। देन नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं HVZ रिएक्शन। ये नंबर 6 है ना सीरियल में, आज के सीरियल में। चलिए, हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन है क्या? कोई भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, are halogenated at alpha position on treatment with chlorine or bromine in presence of red phosphorus to give alpha halo कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, आपको ये रिएक्शन याद नहीं करनी है, मतलब ये चीज डेफिनेशन वगैरह नहीं रटनी होती है। रिएक्शन को देख करके हम इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट करते हैं अगर रिएक्शन पूछी गई तो, नहीं तो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है रिएक्शन लिखने का। अगर आपने इतना भी नहीं लिखा तो भी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और वैसे स्टेटमेंट लिखने के लिए क्या है, रिएक्शन देखो, रिएक्शन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। स्टेटमेंट लिख करके रिएक्शन मत लिखो, ना स्टेटमेंट को रटने की जरूरत है। आप पहले रिएक्शन देखिए, अभी मैं बता रही हूँ, आप रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन से ही आप उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सपोज हमारे पास एसिड है CH3 CH2 COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है COOH। इसके बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यानी ये HVZ रिएक्शन दे देगा। आपसे कभी कभी सीधा क्वेश्चन ना पूछ के इनमें से कौन सा एसिड HVZ रिएक्शन देगा, ये HVZ का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए कि हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन है।
तो वो कौन देगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। इसलिए स्टेटमेंट भी जरूरी है। अगर आपने स्टेटमेंट नहीं याद किया होगा तो हो सकता है आप गड़बड़ कर दो पहचानने में, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट भी अपनी जगह जरूरी है एकदम क्लियर समझने के लिए। इसकी रिएक्शन अगर हम करा देते हैं काहे से, रेड फॉस्फोरस से, X2 प्लस रेड फॉस्फोरस, एंड सेकेंड स्टेप में हम इसका करा दें अगर हाइड्रोलिसिस, ठीक है, यानी H2O से रिएक्शन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 की जगह X आ जाएगा यहाँ पर, यानी CH3CHX अल्फा पोजीशन में हेलोजन आ गया तो हम इसको कहेंगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लोरो है अगर यहाँ तो क्लोरो कह जाएगा, ब्रोमीन है तो उसको ब्रोमो कहेंगे। हियर जो X2 है, X2 इज Cl2 और Br2, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे, ये है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। चलिए एक और रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं, डाईएज़ोटाइजेशन। ये रिएक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं नाइट्रस एसिड टेस्ट में, फिर भी एक बार वो डाईएज़ोटाइजेशन नाम से भी पूछी जाती है, नेम रिएक्शन करके पूछी जाती है। डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन क्या है? डाईएज़ोटाइजेशन का मतलब ये हुआ वो रिएक्शन जिसमें डायजोनियम साल्ट बनता हो, उस रिएक्शन को डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो डायजोनियम साल्ट किस रिएक्शन में बनता है? जब एराइल अमीन रिएक्शन करता है HNO2 से, या हम कहें NaNO2 एंड HCl से। तो एराइल अमीन का मतलब क्या हुआ? ये NH2, ठीक है। कॉमन लिखेंगे तो हम यहाँ ArNH2 लिख सकते हैं। इसकी रिएक्शन हम किससे करवा दें? इसकी रिएक्शन करवा दें HNO2 HCl या NaNO2, सॉरी HNO2 HCl नहीं, NaNO2 HCl, NaNO2 प्लस HCl लिखा जाएगा, और NaNO2 प्लस HCl दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? HNO2 बना लेते हैं। तो हम दोनों में से कोई एक चीज लिखेंगे, चाहे तो हम HNO2 लिखें या फिर हम NaNO2 प्लस HCl लिखें। हम दोनों इसलिए लिख रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, आप एग्जाम में ऐसे दोनों मत लिखना, चाहे ये लिखना चाहे ये लिखना, ये इन दोनों की रिएक्शन से ही बन जाता है HNO2, ठीक है ना। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रेड पेन से लिख रही हूँ, टेम्परेचर की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन में टेम्परेचर रेंज 273 केल्विन टू 278 केल्विन होगा। अगर इससे टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो डायजोनियम साल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ बनेगा N2Cl प्लस 2NaCl प्लस 2H2, ठीक है, ये बनेगा। तो ये प्रोडक्ट हो गए, और ये जो प्रोडक्ट बना ये कहलाता है डाइजोनियम साल्ट। तो इस रिएक्शन का नाम आप समझ गए होंगे, नाइट्रस एसिड टेस्ट में भी आपने पढ़ा है ना कि नाइट्रस एसिड टेस्ट में एराइल अमीन जो होता है वो डाइजोनियम साल्ट देता है, और अल्काइल अमीन या एलिफेटिक अमीन क्या देता है? अल्कोहल बनाता है, इसी के साथ इस टेम्परेचर पर। अब यहाँ पर एक नोट भी लगा लो कि अगर टेम्परेचर एक्सीड्स फ्रॉम 278, ठीक है ना, इफ temperature is greater than 278 Kelvin, then phenol will form in place of डायजोनियम साल्ट, ठीक है। तो जब आपसे डायजोनियम रिएक्शन पूछी, वो सॉरी डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन पूछी जाएगी, देखिए मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा रिएक्शन का, लिखना भूल गई, चलिए आप लिख लीजिए
एजोटाइजेशन। तो जब आपसे डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन पूछी जाएगी, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन इसका नाम क्यों हो गया, अब आप समझ गए होंगे डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इस रिएक्शन में डाइजोनियम साल्ट बन रहा है। ठीक है, तब आप यहाँ तक लिखेंगे। कन्वर्जन में अगर आप इस रिएक्शन को यूज कर रहे हैं तो आपको डाइजोनियम साल्ट बनाना है, तो ये लिखिए। अगर डाइजोनियम साल्ट नहीं बनाना है, आपको चाहिए फिनॉल, तो फिर आप डायरेक्ट 273 ये टेम्परेचर बदल दीजिए, ग्रेटर देन 278 लिख दीजिए और डायरेक्ट यहाँ पर फिनॉल भी बना सकते हैं आप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और अगले टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन जो मॉल का काम करती है। जैसे आप मॉल में घुसते हैं और हर चीज खरीद सकते हैं, वैसा ही काम। एक तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट वाली रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए कन्वर्जन के लिए, दूसरे आपको क्या याद होना चाहिए कन्वर्जन के लिए, अल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शन याद होना चाहिए जो मैंने बताई, और कल जो बताऊंगी डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन वो सारी याद होनी चाहिए। तो एरोमेटिक के सारे कन्वर्जन के लिए जो डाइजोनियम साल्ट है वो मॉल का काम करता है। एलिफेटिक के सारे कन्वर्जन के लिए आपका वो जो पढ़ा है आपने क्या, अल्काइल हैलाइड, वो मॉल का काम करता है, यानी हर तरह से कन्वर्जन मिल जाता है, या हम कहें उसका जंक्शन का काम करता है कि हर डायरेक्शन में ट्रेन मिल जाती है जाने के लिए, कैसा भी कन्वर्जन हमें करना हो। तो ये चीजें छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको थोड़ा ध्यान देते चलिए कन्वर्जन के लिए, तो आपको कन्वर्जन सिंपल लगेगा। ठीक है, कौन सी 3 चीजें, ग्रिग्नार्ड रिजेंट, देन अल्काइल हैलाइड का अदर क्लास ऑफ कंपाउंड में कन्वर्जन कैसे करते हैं वो वाला जो हमने आपको टेबल से कन्वर्ट करना सिखाया था, देन नेक्स्ट ये वाला डाइजोनियम साल्ट जो आप कल पढ़ेंगे, उसके सारी प्रॉपर्टीज यानी डाइजोनियम साल्ट की सारी केमिकल रिएक्शंस। इसके अलावा असेंडिंग सीरीज में कैसे जाते हैं और डिसेंडिंग सीरीज में कैसे आते हैं, इतना अगर आपने सीख लिया, मतलब असेंडिंग सीरीज मतलब एक कार्बन बढ़ाना और डिसेंडिंग सीरीज मतलब कार्बन की संख्या घटाना, तो आपके 95% कन्वर्जन इसी से कवर हो जाएंगे। फिर और अगर 1-2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट होंगी तो वो आपको बताई जाएंगी, उनको और आप याद कर लीजिए। तो कन्वर्जन पे आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाते चलिए, तो इसीलिए हम आपको बताते हैं ये छोटी छोटी चीजें जो कन्वर्जन में यूज होती हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये रिएक्शन नंबर है 8, है ना। ये जो रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये रिएक्शन ईथर्स के लेबोरेटरी प्रिपरेशन की रिएक्शन है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑल type of ethers। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, चाहे सिमेट्रिक ईथर की बात करें या एसिमेट्रिक की बात करें, दोनों तरीके के ईथर्स की लेबोरेटरी प्रिपरेशन में ये यूज होगी। ठीक है क्या विलियमसन सिंथेसिस?
रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम एल्कोक्साइड, उसको हम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, reaction of alkyl halide with sodium alkoxide to prepare ether. Called as Williamson synthesis reaction. For example, RX plus RONA. ठीक है, एक्चुअली RONA को हमने इस तरह से पलट करके लिख दिया। ठीक, ये सोडियम है, RO ये अल्काइल ग्रुप था, अल्काइल ग्रुप में ऑक्सीजन लग गया तो एल्कोक्साइड नाम हो गया, सोडियम और लगा है तो सोडियम एल्कोक्साइड। तो ये है सोडियम एल्कोक्साइड और ये है अल्काइल हैलाइड। ठीक है बच्चे, यहाँ पर क्या होगा, Na और X निकलेंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये NaX निकल जाएंगे यहाँ से रिमूव होकर के, तो बनेगा क्या, RO, R बनेगा प्लस Na, ये निकल जाएगा। ये जो बना ये क्या कहलाया, ईथर कहलाया। अब ये R दोनों तरफ सेम है तो ये सिमेट्रिक ईथर हो गया। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप हैं तो उसी को हम एसिमेट्रिक ईथर बोलेंगे। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन हो गई। हम इसको पर्टिकुलर रिएक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते थे, R की जगह कोई भी ग्रुप ले लें तो वो पर्टिकुलर रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चीजें नोट करने वाली हैं थोड़ा सा। चलिए इस रिएक्शन को हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं। सपोज हमने यहाँ पर लिया RH की जगह ले लिया हमने CH3Cl ले लिया प्लस, यहाँ पर हमने ले लिया R की जगह ले लिया CH2CH3ON। ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे लिखिए CH3CH2ON, फिर इसको पलट करके लिख दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, देन क्या होगा, ये NaCl माइनस Na एंड Cl और बनेगा क्या, CH3O CH2CH3 ये बनेगा। इसकी खासियत ये है कि सेकेंडरी एंड टर्शरी ईथर्स कैन also be prepared by this method। और जो मेथड्स हैं उनमें सेकेंडरी और टर्शरी ईथर्स बनाते हैं तो नहीं बनते हैं, क्योंकि उनसे एल्कीन बन जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है और एल्कीन बनता है, ईथर्स नहीं बन पाते हैं। लेकिन ये रिएक्शन ऐसी है विलियमसन सिंथेसिस कि हम इससे सेकेंडरी और टर्शरी ईथर्स भी बना सकते हैं, यानी ये इसका एक एडवांटेज है। तो एडवांटेज या मेरिट ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, तो इससे हम सेकेंडरी एंड टर्शरी ईथर्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। अब लिमिटेशंस, कमियां क्या है या लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस इसकी ये हैं
कि अगर हमने देखे हमें टर्शरी ईथर बनाना है, तो टर्शरी ईथर बनाने के लिए हम ये वाला भी या अल्काइल ग्रुप टर्शरी ले सकते हैं, सेकेंडरी या टर्शरी, और ये भी ले सकते हैं सेकेंडरी या टर्शरी, और ईथर बन सकता है। थ्योरेटिकली ये आर को हम सेकेंडरी या टर्शरी ले लें, चाहे हम इस आर को सेकेंडरी और टर्शरी ले लें, तो सेकेंडरी या टर्शरी ईथर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे यही लिमिटेशंस हैं। ये लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि टू प्रिपेयर सेकेंडरी एंड टर्शरी ईथर्स, सेकेंडरी और टर्शरी alkyl halides cannot be taken as reactant। यानी अगर हमें सेकेंडरी और टर्शरी ईथर बनाना है तो हम अल्काइल हैलाइड को सेकेंडरी और टर्शरी नहीं ले सकते, इसमें हमारे हाथ बंधे हुए हैं। सेकेंडरी टर्शरी ईथर बनाने के लिए हम सोडियम एल्कोक्साइड के अल्काइल ग्रुप ये सेकेंडरी और टर्शरी लेंगे तो बनेगा। अगर हमने अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी और टर्शरी ले लिया तो ईथर नहीं बनेगा, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा एंड अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ ईथर। ठीक है, सो टू प्रिपेयर सेकेंडरी एंड टर्शरी ईथर, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी टेकन एज reactant या as a reagent because if we take secondary and tertiary alkyl halides elimination will take place and alkene will be the product in place of ether। ईथर के प्लेस में एल्कीन प्रोडक्ट बन जाएगा, इसलिए हम सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल हैलाइड से नहीं बना सकते हैं। देखिए विलियमसन सिंथेसिस अपने आप में ए प्लस ग्रेड का, ए ट्रिपल प्लस ग्रेड का मार्क लगा लीजिए। यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस जहाँ पे आपने नेम लिखा था वहां पर लिखिए ए ट्रिपल प्लस ग्रेड। ये ऐसे भी पूछा जाता है विलियमसन सिंथेसिस क्या है, या विलियमसन सिंथेसिस के ये पूछे जाएंगे ड्रॉबैक, या फिर विलियमसन सिंथेसिस का एडवांटेज, विलियमसन सिंथेसिस का लिमिटेशन, या फिर आपको कोई टर्शरी ईथर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन से रिजल्ट लेकर के आप ये विलियमसन सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो टर्शरी ईथर में अगर आपने टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लिया तो आपका गलत हो जाएगा। तो लिमिटेशंस मतलब इसका हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, लिमिटेशंस का भी, ये भी, या सीधा सीधा पूछा जाता है कि विलियमसन सिंथेसिस क्या है, इसकी लिमिटेशंस बताइए। तो लिमिटेशन बताने में आपको केवल इतना ही नहीं बताना है कि हाँ आपने लिख दिया बस हो गया, इसके साथ में रिएक्शन भी बताना है कि किस तरह, मतलब एग्जाम्पल देकर भी बताना है कि किस तरह से टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेने पर जो मेन प्रोडक्ट है वो एल्कीन बन जाता है। तो इसी लिमिटेशन की बात हम कर रहे हैं। अगर हमने अल्काइल हैलाइड बनाया CH3 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 Cl, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं CH3ONA, ये एल्कोक्साइड कैसा हो गया, ये प्राइमरी है ना, तो बनेगा क्या, विलियमसन सिंथेसिस तो ये कहती है कि हमने जब अल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड लिया है तो क्या होना चाहिए, NaCl का ये निकल जाना चाहिए और इनको आपस में जुड़ जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। NaCl तो जाएगा लेकिन ये जो O है यहाँ से एक H को भी ले जाएगा, मतलब एक H भी यहाँ से निकल करके इसके साथ चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो एलिमिनेशन भी हो जाएगा, यानी ये जो मेन प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे,
CH3 CH3 CH2। अब ये CH2 किसी भी में से जा सकता है क्योंकि तीनों CH3 एक जैसे हैं, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दो, चाहे यहाँ से H निकाल दो, चाहे यहाँ से निकाल दो, चाहे यहाँ से, कहीं से भी निकाल सकते हो क्योंकि तीनों CH3 एक जैसे हैं। तो एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और जो यहाँ से हाइड्रोजन निकला H, वो बना देगा क्या, वो बना देगा प्लस CH3OH। वहां से जो हाइड्रोजन निकला वो ये लग गया। देन NaCl बन जाएगा प्लस Na एंड Cl, तो ये एल्कीन बन जाएगा। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। तो जब लिमिटेशन पूछा जाएगा तो आपको ये वाली बात बतानी है, साथ में ये रिएक्शन जरूर लिखनी है। अगर आपने ये रिएक्शन नहीं लिखी तो 1 नंबर का लिमिटेशन आएगा तो आपको आधा नंबर मिलेगा। रिएक्शन मस्ट है, केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखना मस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ये विलियमसन सिंथेसिस की लिमिटेशन है। फिर सवाल ये उठता है कि अगर हमें टर्शरी ईथर मतलब टर्शरी ईथर बनाना है तो फिर कैसे बनाएंगे। तो टर्शरी ईथर बनाने के लिए यहाँ पे आप लिख लीजिए नोट, है ना, टू प्रिपेयर टर्शरी ईथर क्या रिजल्ट लेना चाहिए फिर आपको। हमको लेना चाहिए था, मतलब जो हमने ये रिजल्ट लिया इससे उल्टा लेना चाहिए था। हमको लेना चाहिए था CH3Cl प्लस टर्शरी, ये वाला एल्काइल ग्रुप टर्शरी ले लेंगे तो बन जाएगा CH3 CH3 CH3ONA। ठीक, एल्कोक्साइड अगर टर्शरी लेंगे तो बन जाएगा, अब बन जाएगा ये NaCl जाएगा और बाकी का पूरा जुड़ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा CH3O CH3, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है बनने में, CH3 CH3 CH3। ठीक है, तो ये बन गया आपका टर्शरी ईथर। तो ये सावधानी रखनी है आपको कि अगर हमें टर्शरी ईथर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, या तो सीधा विलियमसन सिंथेसिस पूछ दिया गया, या फिर विलियमसन सिंथेसिस के लिमिटेशंस लिखिए, या फिर विलियमसन सिंथेसिस के एडवांटेज लिखिए। तो एडवांटेज क्या है कि हम इनसे टर्शरी और सेकेंडरी ईथर भी बना सकते हैं, जो कि किसी और मेथड से नहीं बना सकते हैं। किसी और मेथड से अगर हम प्रयास करते हैं सेकेंडरी टर्शरी ईथर का तो एल्कीन बनता है, ईथर नहीं बनते हैं। इस मेथड से भी थोड़ा सा लिमिटेशन है, हम सेकेंडरी और टर्शरी ईथर तो बना सकते हैं, ये तो एडवांटेज हो गया। बट लिमिटेशन क्या हो गया कि हम अगर अल्काइल हैलाइड टर्शरी ले लेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन अगेन हो जाएगी और एल्कीन बनेगी एलिमिनेशन रिएक्शन में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए एलिमिनेशन हो रहा है और एल्कीन बन गई, लेकिन यहाँ पर एल्कीन नहीं बनी, यहाँ पे सीधा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई और ईथर बन गया। जब हमने अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे मतलब हाथ बंधे हुए आपके, लिमिटेशन क्या ही है, अल्काइल हैलाइड आपको प्राइमरी लेना है। अगर आपने सेकेंडरी या टर्शरी ले लिया तो आप नहीं बना सकते हैं टर्शरी ईथर को। यहाँ पर और एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको इतना दे दिया सिर्फ ये, और आपसे ये पूछा कि इस ईथर को बनाने के लिए आप कौन सा अल्काइल हैलाइड और मतलब कौन कौन से रिजेंट यूज करेंगे, बस इतना। इस ईथर को बनाने के लिए कौन कौन से रिजेंट यूज करेंगे। तो अभी आपका दिमाग चलेगा, सिंपल है कि सोडियम एल्कोक्साइड और अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड तो हमें इसको यहाँ से डिवाइड कर देना है, O के साथ Na लगाना है और अल्काइल के साथ हेलोजन, बस यही देखना है। ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है।
कि यहाँ पे हम लगाते हैं Cl और यहाँ पे लगाते हैं ONA, यानी जो दो रिजल्ट हैं वो क्या हो गए, CH3Cl प्लस CH3 CH3 CH3ONA, ठीक है। ऐसा अगर हमने गलत डिवाइड किया होता, हमने सपोज इसी को यहाँ से डिवाइड ना करके इस तरह से डिवाइड किया होता, मतलब ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है ना। हमने ये सोचा कि यहाँ से कर लें, ऐसे ये वाला ले लिया, तो हमने जहाँ पे O गया वहाँ पे लगा दिया Na, और जहाँ पे ये गया है C वहाँ पे लगा दिया हमने क्या, Cl। तो फिर हमारे रिजल्ट क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे CH3ONA प्लस CCl CH3 CH3 CH3। आपको ये दो ऑप्शन मिल गए, आप इस पर भी टिक कर सकते हो, इस पर भी टिक कर सकते हो, या फिर पूछ दिया कि इसका ये ऑप्शन दे दिया A, ये ऑप्शन दे दिया B, एक ऑप्शन दे दिया C में दे दिया A और B दोनों सही है, और D में दे दिया A सही है B गलत है। चार ऑप्शन दे दिए। अब अगर आपको पूरी चीज पता होगी डीपली तभी आप बता सकते हो, नहीं तो नहीं बता सकते हो कि हाँ इससे भी बन सकता है। थ्योरेटिकली आपको देखने से लग रहा है कि इससे भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन है। ये कैसा है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, ये नहीं बनाएगा। ये लिमिटेशन अगर आपको पता है तो आप सही जवाब देंगे, नहीं तो देखने में दोनों सही लग रहा है, आप उस पर भी टिक कर सकते हो कि A एंड B बोथ आर करेक्ट। तो इस एंगल से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, यहाँ से भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियमसन सिंथेसिस अपने आप में A+ ग्रेड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब क्या रह गया है हमारे पास, अब आ गया है एसिटाइलेशन ऑफ अमीन्स एंड बेंजोइलेशन ऑफ अमीन। ये दो रिएक्शन और पढ़ते हैं आज, फिर आपकी छुट्टी, ठीक है। तो एसिटाइलेशन ऑफ अमीन का मतलब क्या हुआ, अमीन जो भी है एल्काइल हो या एराइल ग्रुप हो, उसमें एसिटाइल ग्रुप को इंसर्ट करना, उसको हम एसिटाइलेशन कहेंगे। एसिटाइल ग्रुप को इंसर्ट करने के लिए हम कौन सा रिजेंट यूज कर सकते हैं, या तो एसाइल क्लोराइड यूज कर सकते हैं, यानी एसिटाइल क्लोराइड यानी CH3COCl यूज कर सकते हैं, या फिर हम यूज कर सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनॉइक एनहाइड्राइड। यही दो रिजल्ट ऐसे हैं जब हम किसी भी ग्रुप में, मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर हमें एसिटाइल ग्रुप इंसर्ट करना हुआ, यानी CH3CO चाहिए इंसर्ट करने के लिए, तो हमें इन्हीं दो कंपाउंड में से मिलेगा। कौन से दो कंपाउंड है, एक तो है हमारा एसिटाइल क्लोराइड और दूसरा है इथेनोएट, ठीक है, यानी इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड से हमें CH3CO ग्रुप मिल जाएगा, या फिर हमें एसिटाइल क्लोराइड से CH3CO ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एसाइलेशन, एसाइलेशन का मतलब वो रिएक्शन जिसमें किसी भी कंपाउंड पर CH3CO ग्रुप इंसर्ट हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, एसाइलेशन कहेंगे। जैसे आपने पढ़ा था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या हुआ था, CH3CO ग्रुप बेंजीन रिंग पे इंसर्ट हुआ था। अमीन के एसाइलेशन में क्या होता है, अगर हम अमीन का एसाइलेशन कराएं तो CH3CO ग्रुप अमीन जो है, अमीन के NH2 का H रिप्लेस करके वहां पे COCH3 इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। और एसाइलेशन का मतलब हुआ इंसर्शन ऑफ CH3CO ग्रुप। तो जब भी आप एसाइलेशन ऑफ अमीन्स पढ़ें तो आप ये याद रखें, वो वाली बात, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वाली बात अगर आपको याद होगी, एसाइलेशन वाली बात उधर याद होगी, तो आपका गलत नहीं होगा। दोनों एक बार जरूर कंपेयर कर लेना, क्योंकि यहाँ नहीं तो कंफ्यूजन होता है। बच्चे क्या करते हैं गलती, यहाँ पे अपने को गलती नहीं करना है तो यहाँ रिमार्क लगा लीजिए कि ये वाली गलती नहीं करना है। आप क्या गलती करोगे, एसाइलेशन हो रहा है तो COCH3 को बेंजीन रिंग पे उठा करके लगा दोगे। जब अमीनो ग्रुप पर यानी C6H5NH2 की रिएक्शन हो रही है अगर CH3COCl पे, तो वो बेंजीन रिंग पर जाकर नहीं लगेगा, वो अमोनिया मीन्स NH2 का H हटा करके और COCH3 को वहां पर लगेगा। बस ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। एसाइलेशन ऑफ अमीन्स में और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, और दोनों एक साथ पढ़ोगे तो गलती नहीं करोगे। इसको सही करोगे तो वो गलत कर दोगे, वो सही करोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ गलती कर दोगे। वो गलती बचाने के लिए यहाँ पे रिमार्क लगा लो कि जब भी हम एसाइलेशन पढ़ रहे हैं, अमोनिया का एसाइलेशन या अमीन्स का एसाइलेशन, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी एक बार देख लें साथ में झांक करके, जिससे गड़बड़ी ना हो। एसाइलेशन ऑफ अमीन्स क्या है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड ईस्टर बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
by nucleophilic substitution reaction. ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन. और इसमें ध्यान रखने की बात क्या है, यहाँ पे क्या लिखना है, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय मीन्स COCH3 ग्रुप. ठीक है ना, इसको अलग से दूसरे कलर पेन से लिखती हूँ मैं. इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन ऑफ NH2 और NHR group is replaced by COCH3. COCH3 ग्रुप ही कहलाता है एसाइल ग्रुप. और इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात क्या होती है कि प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एसाइलेशन रिएक्शन, और ये मतलब जो रिएक्शन है ये स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में करनी चाहिए, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है. अगर हमने बेसिक मीडियम नहीं रखा, यानी जो भी बेस लेंगे वो अमीन से ज़्यादा बेसिक होना चाहिए. अगर हमने बेसिक मीडियम नहीं रखा तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, यानी प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट्स. तो ये कंडीशन और ज़रूरी है याद करना. कौन सी कंडीशन है ये वाली, the reaction is carried out in presence of a base stronger than अमीन. जो अमीन यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए. ठीक है, वो क्या हो सकता है, लाइक पिरिडीन. तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बन जाते हैं आपके कि 3-4 बेस दे दी आपको ऑप्शन में कि एसाइलेशन करना है या बेंजोइलेशन करना है, हम कौन सा बेस यूज करेंगे. तो पिरिडीन बेस यूज करेंगे, या फिर क्यों करेंगे, या कोई और रीजनिंग क्वेश्चन कि पिरिडीन यूज किया जाता है क्योंकि इट इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमीन. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो भी अमीन कर रहे हैं उससे स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए जो हम यूज कर रहे हैं. यहाँ पर ये बेस क्यों यूज किया जाता है, जिससे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में ना आए. क्योंकि यहाँ पे जो एसिड बन रहा है HCl बन रहा है, अगर हमने बेस यूज नहीं किया तो अगेन ये रिएक्शन जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है ना. तो बेस क्या करता है, इट रिमूव्स HCl ये पिरिडीन का फंक्शन यहाँ पे क्या है, इट रिमूव्स HCl प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन में जो HCl प्रोड्यूस होता है उसको रिमूव करता है. सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना हो. ठीक है. चलिए अब रिएक्शन भी देख लीजिए. सपोज हमने लिया है C6H5N, H एंड H ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस H को हम यहाँ लिख दें. NH2 यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे तो हमने यहाँ लिख दिया, लोन पेयर यहाँ बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. C6H5NH2 है प्लस
हमने ले लिया इसके साथ में एसिटाइल क्लोराइड, ठीक, यानी CH3COCl। अब देखिए ये CO बॉन्ड पोलर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, तो यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे। तो कार्बन क्या करेगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यानी ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा और यहीं पर अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इंटरमीडिएट C6H5NH एंड H, और नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया इसको, तो इसके ऊपर आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। वैसे भी आप ध्यान रखिए जब नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड बन जाते हैं तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाता है। CO माइनस अपनी जगह है, Cl एंड देन CH3। ये क्या बन गया, ये बन गया इंटरमीडिएट। अभी ये हाईली अनस्टेबल है, ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा, कार्बन पे 4 वैलेंसी है ना, तब ये स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे कि ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अभी क्या होगा, H हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन को दे देगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या यहाँ से निकलेगा तो H प्लस बन जाएगा, इसने ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन को दे दिया। अब नाइट्रोजन का प्लस चार्ज हो जाएगा खत्म, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस तरह से खींच करके बाहर चला जाएगा, तो क्लोरीन पे आ गया माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज, तो ये दोनों मिलकर के बना लिए क्या, H प्लस एंड Cl माइनस मिलकर के बन गए क्या, HCl। समझ में आ गया, यानी ये यहाँ से Cl माइनस बन के निकला और हाइड्रोजन यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन देकर के, यानी H प्लस बन के निकला, तो H प्लस और Cl मिलकर के HCl बन गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ वापस से शिफ्ट हो गया। अब कार्बन की भी 4 वैलेंसी हो गई। यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के निकला तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया था, जैसे इस पे प्लस चार्ज आया तो इसने ये इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लिया, तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और क्या बन गया, C6H5N, N पे आ गया प्लस चार्ज, सॉरी प्लस चार्ज खत्म हो गया अब है, HCO N H, and then CO CH3, ये बन गया। ओवरऑल देखिए तो क्या हुआ यहाँ पे, ये मैकेनिज्म हमें देख लो, बट हर बार मैकेनिज्म से नहीं लिखना, आप डायरेक्ट लिखिए। यहाँ पे हुआ क्या हुआ, देखो जरा चेंज क्या आया, HCl निकल गया, ये Cl और ये H निकला और सीधा ये कार्बन और ये नाइट्रोजन जुड़ गया, तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। ये हमने आपको समझाने के लिए इंटरमीडिएट बना दिया। ये इंटरमीडिएट कैसा है, हाईली अनस्टेबल है, तो उस प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमने इसकी जगह सेकेंडरी अमीन लिया होता, सपोज C6H5, यहाँ C नहीं है, N है, ठीक है, और H, और ये लिया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस। अब ये रिएक्शन आप कंप्लीट करेंगे, ये आपका टास्क हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अभी ये मैकेनिज्म बीच का इंटरमीडिएट बनाओगे और करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ H की जगह C6H5 आ गया, आपको सेम टू सेम मैकेनिज्म जैसे हमने अभी बनाई थी वैसे ही आप बना करके वहां लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ये प्रोडक्ट क्या है, देखो ध्यान से। सॉरी मैं यहाँ पे प्लस लगाना भूल गई इन दोनों के बीच का, चलिए थोड़ा दूर से बना देते हैं, प्लस HCl, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है,
ये प्रोडक्ट है एमाइड। देखो ध्यान से, CO के बाजू में NH हो या NH के जस्ट बाजू में CO हो, कंटिन्यूएशन में, गैप ना हो कोई, NH और बाजू में CO, तो वो एमाइड ग्रुप है। ये कैसा है? सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है। CONH2 अनसब्स्टिट्यूटेड है। एक्चुअल यहाँ पर क्या हो रहा है, ये CH3CONH2 ओरिजिनल एमाइड होगा, C6H5CO सॉरी CH3CONH2 रहा होगा ये, ठीक है। CH3CONH2 होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन वाला एमाइड है, फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइड, ठीक है। अगर हम इसके IUPAC नेमिंग देखें तो हमेशा ऐसे ही देखना, NH2 मान करके पहले नेमिंग कर लो, फिर ये देखो कि NH2 का एक H किसने रिप्लेस कर दिया? फिनाइल ने रिप्लेस कर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? फिनाइल। और फिनाइल कहाँ से रिप्लेस हुआ है? मिस H कहाँ से रिप्लेस हुआ? नाइट्रोजन से, तो N ऐसे लिखते हैं, N फिनाइल इथेनामाइड, ठीक है। जो आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे उसमें नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए होंगे और ये C6H5 होगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? N डाइफिनाइल इथेनामाइड, ठीक। तो इस तरह से इसका नाम, यानी इस रिएक्शन में, चाहे वो एसाइलेशन रिएक्शन हो प्राइमरी अमीन की, चाहे सेकेंडरी अमीन की हो, क्या प्रोडक्ट बने? एमाइड प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड या पीसा बेस्ड लर्निंग क्वेश्चन वाला, कि जब इसका हम एसाइलेशन कराते हैं, अमीन्स के एसाइलेशन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। एक आपको ऑप्शन दे दिया, एल्डिहाइड बनते हैं, एमाइड बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, सेकेंडरी अमीन बनते हैं, ऐसे कोई भी 4 ऑप्शन दे दिए आपको। अगर क्लियर पता है कि NH के बाजू में CO ग्रुप आता है, नाइट्रोजन के बाजू में CO ग्रुप आता है, तो आप सही बता पाओगे कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना? एमाइड बना। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग या पीसा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा बन सकता है, उस पर भी आप ध्यान कीजिए, ठीक है। देन अब क्या रह गया आपका? एक और रह गया है चीज, बेंजोइलेशन और रह गया, ठीक है। चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। तो एक ये रिएक्शन आप कंप्लीट करेंगे और एक और रिएक्शन हम आपको दे रहे हैं, उसको आप डायरेक्ट कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसमें फिर इंटरमीडिएट नहीं बनाइए, इसमें इंटरमीडिएट बनाइए। अगर हमने इसमें इथेनोइक एसिड लिया होता, चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको, रिएक्शन C6H5 NH एंड H प्लस हमने यहाँ पर ले लिया CH3CO इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर क्या होता था? CH3COCl लेते थे तो आपका वो निकलता था H और Cl निकलता था। अभी क्या निकलेगा? CH3CO तो इसके साथ जाएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसमें से इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए केवल CH3CO, वो तो यहाँ आ जाएगा। और ये जो पूरा है बाकी का पार्ट, ये किसके साथ चला जाएगा? H के साथ चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? यहाँ से एक H निकलेगा, इसके साथ जाएगा, यानी कि क्या? CH3COOH। हमेशा जब इथेनॉइक एनहाइड्राइड किसी से भी रिएक्शन करता है तो ये तो बनना ही बनना है, CH3COO, वहां से H लेकर के एसिटिक एसिड जरूर बनाएगा, प्लस C6H5NH, एक H ये चला गया था, यहाँ की जगह क्या आ गया? COCH3। ठीक है, नाम क्या हो गया? नाम भी लिख देना, IUPAC नेम। अब आ जाइए बेंजोइलेशन रिएक्शन। तो जैसे एसिटाइलेशन का मतलब हुआ अमीन पर COCH3 ग्रुप लग गया, NH2 ग्रुप पर या NH ग्रुप पर H हटा और COCH3 लग गया। वैसे ही बेंजोइलेशन में क्या होगा? अमीन का H हटेगा और C6H5CO लग जाएगा। बेंजोइलेशन का मतलब हुआ बेंजोइल ग्रुप को इंसर्ट कराना। एसिटाइलेशन का मतलब हुआ या एसाइलेशन का मतलब हुआ CH3
CO ग्रुप को इंसर्ट कराना। बेंजोइलेशन का मतलब हुआ बेंजोइल ग्रुप यानी C6H5 CO ग्रुप को इंसर्ट कराना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे C6H5 NHH प्लस। अब हमें बेंजोइल ग्रुप इंसर्ट कराना है, तो हम क्या ले लें यहाँ पर, C6H5COCl ले लें, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा, Cl और H चला जाएगा, बाकी ये पूरा प्रोडक्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा। यानी C6H5NH एंड CO C6H5 प्लस। HCl। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता था अगर हमने लिया यहाँ पे CH3CH2NHH प्लस C6H5COCl। ये रिएक्शन आप कंप्लीट करेंगे बिल्कुल उसी पैटर्न। ठीक है।